हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि आप प्रॉपर्टी की न्यूज़ तो देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर हम प्रॉपर्टी लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए कि आखिर हम प्रॉपर्टी किस पर्पस से ले रहे हैं। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस से ले रहे हैं, कि रहने के लिए ले रहे हैं, या किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जहां पर दोनों चीजें मिक्स चल रही हैं, यानी कि वो कमर्शियल में भी होनी चाहिए, साथ के साथ मेरे रहने के काम आ जाए, या फिर हम उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना पर्पस जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको अपना पर्पस क्लियर नहीं होगा आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आने वाली। सेकेंडरी चीज, जैसे ही आपका पर्पस जो है वो क्लियर हो जाता है कि मेरे को इस पर्पस से अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसके बाद नंबर आता है आपके बजट का। तो दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें अपना बजट बनाना होता है कि हमारे पास इतना पैसा है या फिर इतने सारे एसेट्स हैं जहां से हम पैसे इकट्ठा करके अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे आपका मिक्स लैंड हो, या फिर अगर मैं बात करूं कि आपने वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज से करी है, तो सबसे पहले हमारा बजट हमें क्लियर होना चाहिए। बजट में भी आपको मैं बता दूं दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं प्रॉपर्टी लेने गया, तो जब मैं प्रॉपर्टी लेने गया था तो मेरा जो बजट था वो था 20 लाख रुपए का। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो जो हम बजट सोच के चलते हैं कभी वो हमें बिल्कुल ही नहीं मिलता। रीजन क्या है कि कभी तो वो 15 से 20% अप हो जाता है, तो कभी वो 15 से 20% डाउन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका बजट सपोज टोटल 20 लाख का है, तो आप जब प्रॉपर्टी सर्च करने जाते हैं तो वहां पर सर्च जो आपको स्टार्ट करनी है वो आपको 15-16 से सर्च स्टार्ट करनी है, ताकि अगर वो आपका बजट थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हमें देखनी होती है लोकेलिटी, कि जहां पर हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वहां की लोकेलिटी क्या है, क्या लोकेलिटी हमारे अनुकूल है या नहीं है, क्या जो चीजें हमें चाहिए उस लोकेलिटी के अंदर वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी लेते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप प्रॉपर्टी लेते समय सबसे पहले उस एरिया को अच्छे से जज करें कि उस एरिया के अंदर क्या वहां की जो गलियां हैं वो एक प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं, क्या उनकी गलियों की जो चौड़ाई है वो सफिशिएंट है आपके काम के लिए, आपके रहने के लिए, आपके आने जाने के लिए। साथ के साथ आपका आस पड़ोस कैसा है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी लेते समय हमें आस पड़ोस की जो इंक्वायरी है बहुत जरूरी है करना। ज्यादातर लोग ये नहीं करते हैं, उनका जो आस पड़ोस होता है वो गलत निकल आता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी लेने के बाद भी वो पूरी जिंदगी परेशानी में ही बिताते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आपको खुद को शांति नहीं मिलेगी ना अपने घर में, तब तक कुछ भी शांत नहीं रहने वाला है। अगर आपके अड़ोसी पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जो मतलब थोड़े शैतान टाइप के हैं या परेशान करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आपको चैन तो अपने घर में भी नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद आपको जब आपका पड़ोस बिल्कुल वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई ओके है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देन उसके बाद आपको देखना होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की क्या व्यवस्था है। क्या इलेक्ट्रिसिटी के वहां पर खंबे लगे हुए हैं, सरकारी खंबे लगे हुए हैं, या जो भी कंपनियां सप्लाई कर रही है उनके खंबे लगे हुए हैं, या फिर आप जहां पर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वहां पर आपको अपने से करीबन आधा किलोमीटर दूर या 200 मीटर दूर किसी से बिजली जो है उधार लेनी पड़ रही है, या किसी थर्ड पार्टी से बिजली खरीदनी पड़ रही है। यानी कि अगर हम बात करें कि वहां पर तो बिजली का खंबा है जहां पर मेरा पड़ोसी रहता है और वो 200 मीटर दूरी पर रहता है, लेकिन वहां से मैं उससे उधारी ले रहा हूं और वहां से मेरे को बिजली महंगी भी मिल रही है, साथ के साथ क्या है कि हमारे लिए वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले देखना है बिजली का, कि वहां पर बिजली कैसे आ रही है। सेकेंडरी हमारा होता है क्या वहां पर जो पानी की पाइपलाइन आ रही है, जो वहां पर पानी की सप्लाई है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर वहां पर पानी की सप्लाई गवर्नमेंट है तो क्या वहां पर पानी के मीटर लग रहे हैं, और अगर वहां पर पानी की सप्लाई प्राइवेट है तो क्या उस प्राइवेट पानी का हमें कुछ चार्ज देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। थर्ड चीज ये होती है कि अगर आप उस एरिया में रहने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या वहां पर सीवर पाइपलाइन आ गई है या अभी तक नहीं आई है। अगर आ गई है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं आई है तो उसके आने की क्या संभावना है, तो उसके बारे में भी आप जाके अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि वहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कि सुविधाओं की बात मैं करूं कि क्या वहां पर स्कूल है, क्या कॉलेजेस हैं, क्या हॉस्पिटल्स हैं वहां पर, क्या वहां पर मार्केट एरिया है जहां पर आपको अपने डेली रूटीन का सामान जो है इजिली मिल सके। तो आपको ये चीजें भी वहां पर बहुत जरूरी होती है दोस्तों देखना, क्योंकि जब तक आपकी ये सारी चीजें नहीं आपको मिलेंगी आप भी प्रॉपर तरीके से वहां नहीं रह सकते। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि वहां पर जो मेन रोड है वहां से आपके घर का डिस्टेंस क्या है।
क्या वॉकिंग डिस्टेंस है या फिर 2-3 किलोमीटर अंदर तो नहीं है कहीं, और अगर वहां पर रोड से आपका वॉकिंग डिस्टेंस है भी तो क्या वो रोड जो है आरसीसी है, सीमेंटेड है या कच्ची रोड है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें भी एक पॉइंट छुपा हुआ है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं कि अगर वहां की आरसीसी रोड है यानी कि गवर्नमेंट वहां पर प्रॉपर तरीके से एक्टिव है, काम कर रही है और वहां पर एक्टिवली सारी चीजें धीरे धीरे करके आ जाएंगी। सीमेंटेड रोडों में क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली जैसे एरिया की अगर हम बात करें तो दिल्ली जैसे एरिया में कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास एकड़ों जमीन पड़ी थी, उन्होंने उस एग्रीकल्चर जमीन पे छोटे छोटे करके प्लॉटिंग कर दी और साथ में वहां पर सीमेंटेड रोड बना दी। वो उन्होंने अपने प्राइवेट खर्चे से सीमेंटेड रोड बनाई होती है और लोगों को लगता है ये पक्की कॉलोनी, और वो वहां पर धोखा खा के प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो आप ऐसी प्रॉपर्टियों में ना फंसे। और कच्ची का तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब कच्ची रोड है तो वहां पर तो कोई अता ही पता नहीं है कि ये खेती की जमीन है या कोई कब्जाई हुई जमीन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई लैंड पड़ा था वहां पर उन्हें आपने आपको प्लॉटिंग काट के दे दी है। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों उसके बाद जो बारी आती है वो आती है प्रॉपर्टी के पेपर्स की, कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स क्या हैं। आपको मैं बता दूं दिल्ली के अंदर जो ज्यादातर चलती है वो चलती है हमारी जीपीए होती है, फिर रजिस्ट्री होती है, लाल डोरा की जमीन होती है। आपको मैं बता दूं जीपीए का क्या है कि ज्यादातर लोग अपना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनकी फी के रूप में जो पैसा जाता है, टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, वो बचाने के लिए या फिर अपने ब्लैक मनी को खपाने के लिए जीपीए पे अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। क्योंकि जीपीए पे प्रॉपर्टी लेने के बाद उन्हें कहीं पे शो नहीं करना होता, किसी सरकारी रिकॉर्ड्स में शो नहीं करना होता है। तो ज्यादातर प्रॉपर्टी जो होती है दिल्ली में जीपीए के उस पर ही सेल परचेज की जाती है। उसके बाद हमारा आता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या होता है, जितनी भी जगह रजिस्ट्री की होती है वहां पर आप कोई भी जगह लेते हैं तो आप जाते हैं और रजिस्ट्री कराते हैं और आपके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाती है। थर्ड होता है हमारे लाल डोरे के, जिसे हम कह सकते हैं ग्राम सभा की जमीन। ग्राम सभा की जमीन का रिकॉर्ड या रजिस्ट्री का रिकॉर्ड अगर आपको निकलवाना है या आपको जानना है कि वो पेपर जो है वो कोई फ्रॉड पेपर नहीं है, वो ओरिजिनल पेपर है, तो इसके लिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वहां पर डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर वेरीफाई कॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्री और लाल डोरे की तो आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बात आती है जीपीए की। जीपीए की कैसे करें भाई? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जीपीए की कोई भी जानकारी आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादातर जो पैसा होता है वो ब्लैक का होता है। सपोज मेरे को एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई, पसंद आ गई, 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैं लेना चाहता हूं, बेचने वाला भी मेरे को बेचना चाहता है, लेकिन वो जो अमाउंट है, पेमेंट है, वो कहता है कि मुझे है ना कैश में चाहिए भाई 15 लाख, 5 लाख रुपए मेरे को चेक से दे दो। तो जो वो 5 लाख रुपए चेक से लेता है तो जीपीए के अंदर वो प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है ना वो सिर्फ 5 लाख लिखा होता है दोस्तों, 20 लाख नहीं लिखा होता, क्योंकि वो 15 लाख तो कैश में दिया और कैश आपको पता है इलीगल होता है देना। तो उन्होंने कैश में वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली और देन 5 लाख पे उन्होंने एक जीपीए बनवा दी कि हाँ भाई 5 लाख रुपए हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो रजिस्टर नहीं होती, वो सिर्फ फिजिकली पेपर होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जीपीए के पेपर भी आपको जब लेते हैं तो आपको उसकी चैन पूरी चेक करनी होती है। हालांकि रजिस्ट्री के अगर पेपर आप लेते हैं तो आप उसकी लास्ट जो है वेरीफाई कॉपी निकलवा के या लाल डोरा की वेरीफाई कॉपी निकलवा के आप संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जीपीए में आपके पास पूरी की पूरी चैन होनी चाहिए फर्स्ट ओनर से, यानी कि जब वो प्रॉपर्टी जीपीए उसकी फर्स्ट टाइम बनी थी, वो खेत था या क्या रिकॉर्ड था, वहां से लेके जितने हैं वो टाइटल बराबर आते जाने चाहिए। यानी कि अगर पहला पर्सन है, राम ने खरीदी थी, राम ने जमीन जो है वो घनश्याम को बेची, तो घनश्याम से फिर तीसरा जो पर्सन होगा राधेश्याम हो गया या फिर राजू हो गया। तो ऐसे ना वो ट्रांसफर होते जानी चाहिए, बीच में से कोई भी चैन जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप जीपीए को देखते हैं ना तो जीपीए के अंदर कुछ चीजें, कुछ पेपर होते हैं खास, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जीपीए के ऊपर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बनाकर लाने वाला हूं, शायद एक आध दिन में वो अपलोड भी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप जीपीए को चेक करते हैं तो जीपीए के अंदर आपको क्या देखना चाहिए। जीपीए के अंदर सबसे मेन चीज जो होती है वो हमारी जीपीए का पेपर होता है, उसमें जीपीए होता है, एटीएस होता है, एग्रीमेंट टू सेल, जहां पर वो लिखा होता है कि इस शर्तों में हम ये चीज खरीदना या बेचना चाहते हैं और हम उसके लिए पूरे एग्री हैं। इसके बाद हमारा होता है पेमेंट स्लिप का, जहां पर ये लिखा होता है कि ये इतनी पेमेंट पे प्रॉपर्टी जो है सेल या परचेज की गई है, जिसमें वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। देन उसके बाद जो होता है वो आपका होता है एक एफिडेविट। एफिडेविट में ये लिखा होता है कि मैं इन्हें प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, यानी कि विक्रेता जो है वो एक तरीके से सेल कर रहा है, वो एफिडेविट में लिखता है। और देन उसके बाद हमारी होती है एक विल। विल में ये लिखता है कि जो विक्रेता है यानी कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसमें ये लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद या फिर आज से जब से मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, इसके बाद से मेरे या मेरे परिवार में से कोई भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से कुछ पेपर्स बनते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, ऐसे ही आपको पूरी जीपीए चेक करनी होती है। हर ओनर की
जो जीपे बनेगी, हर ओनर की जीपे में ये सारी चीजें कंपलसरी होंगी ही होंगी। इसके साथ साथ में अगर आपको मैं बता दूं, जब सारे पेपर वेरीफाई हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं, हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जीपीए पे प्रॉपर्टी लेना सेफ नहीं होता है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि अभी जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आप जो है वो जो विक्रेता है यानी कि जो बेच रहा है उसे आप कुछ टोकन मनी देते हैं, जिसे हम बयाना के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप बयाना कराते हैं दोस्तों, तो आपको एक सेल एग्रीमेंट बनवाना होता है, जहां पर ये लिखा होता है कि इन इन शर्तों पे ये मुझे बेच रहे हैं और मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, और इतने में खरीदने के लिए तैयार हूं, और मैं इतना टोकन मनी बकायदा बयाने के तौर पे इन्हें देना चाहता हूं। तो उस कंडीशन में जो आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो आप कोशिश करिए कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्टर करवाएं। उसका एक रीजन ये है कि कल को सपोज वो बयाना लेके उनका मन बदल गया, उन्हें ये लग रहा है कि भाई 20 लाख तो बहुत कम मिल रहे, दूसरा मेरे को 22 लाख दे रहा है, 25 लाख दे रहा है, मैं उसे सेल कर दूं। तो अगर वो उस कंडीशन में अगर आप सब रजिस्ट्रार के सामने अगर ये चीज जो है शो नहीं करते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो आपको खाली पैसे वापस कर देगा, देन उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, वो भी उसकी मर्जी पे। लेकिन अगर सब रजिस्ट्रार के सामने अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके आपका एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है तो टर्म कंडीशन पे उसे अडिग रहना पड़ेगा जब तक कि उस पर डेट पड़ी है कि इतनी तारीख को हम फाइनल पेमेंट करा के जो ये प्रॉपर्टी है वो परचेज कर लेंगे, अदरवाइज ये जो सेल एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश करें कि सेल एग्रीमेंट जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर कराएं। देन जब आपका फाइनल पेमेंट का टाइम आता है, जब आप फाइनल पेमेंट करने के लिए जो भी आपने सेल एग्रीमेंट में लिखवाई है, जब फाइनल पेमेंट करने जाते हैं तो दोस्तों फाइनल पेमेंट करने के बाद तुरंत ही आपको जो है एक रजिस्टर विल बनती है, वो भी सब रजिस्ट्रार रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनती है। जो विक्रेता होता है वो आपके फेवर में यानी कि आपके नाम पर वो विल रजिस्टर कराता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो जीपे की विल होती है वो कभी भी बदली जा सकती है। तो कोशिश करिए जब लास्ट में पेमेंट आप कराते हैं तो जो विल बनती है वो दोबारा से आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रजिस्टर करके बनवाएं। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस था कि जब हम कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें देख के एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।